हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपकी क्लास 9 समाप्त हो चुकी है और आप कक्षा 10वीं में आ चुके हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको साइंस को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती है। 9th की साइंस में समझ में नहीं आई, अब 10th की कैसे समझेंगे? डोंट वरी, मैं हूं। इन लेक्चरों को देखने के बाद आपको साइंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बिल्कुल बेसिक से साइंस को प्रारंभ करेंगे और एडवांस तक जानेंगे। आपके पेपर का एक क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा। कुछ इस प्रकार से हम साइंस को आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ट्यूशन वाला फील, जैसा आप लोग फिजिकल में जाकर के ट्यूशन, जैसे ऑफलाइन में जाकर के पढ़ते हैं, इस प्रकार से आपको एक एक चीज क्लियर करके मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि कॉपी पेन लेकर के बैठें और साथ ही साथ चीजों को समझें, वीडियो को पॉज आउट करें और देन नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका क्लास 10th का साइंस। सबसे पहले हमें साइंस को समझना पड़ेगा कि साइंस के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या है। ऐसा कौन सा सिलेबस है जिसको हमें जानना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं कि साइंस के अंदर हमें पढ़ना क्या है भाई। विज्ञान, क्या भाई? इसके अंदर आपके 3 बुकें आपको देखने को मिलती है, 3 भाग आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 3 भाग कौन कौन से सर? देखो, एक है आपका जीव विज्ञान, जिसको आप बायोलॉजी बोलते हो। एक है आपका भौतिक विज्ञान, तो आप फिजिक्स बोलते हो। भौतिक विज्ञान। और एक है आपका रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, अगर आप अपनी बुक को खोल के देखोगे तो ये 3 मेजर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, तो क्या क्या है? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है भाई। अब देखिए, इनके अंदर अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। कौन कौन से चैप्टर है उसको समझते हैं। ठीक है भाई, देखिए, अगर आप जीव विज्ञान को खोल के देखोगे, ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने, उस चीज को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम मतलब जीवन में होने वाले कुछ ऐसे प्रक्रमों के बारे में जानेंगे जो हमें क्या करा है, अनुकरण, यानी हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे पाचन की क्रिया होती है, ठीक है, परिसंचरण होता है। सर, पाचन मतलब भोजन कैसे हमारे शरीर में जाता है और उससे कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि हमारे जो ब्लड है, खून है, वो हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट कर रहा है, कैसे घूम रहा है, वो इसी चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, देखिए, हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल भाषा में मूत्र। तो वो उसका हमारे शरीर में क्यों फॉर्मेशन हुआ और वो बन रहा है तो कैसे बन रहा है, इस चीज को जानेंगे। तो आप किडनी बोलते हो, किडनी की स्ट्रक्चर को जानेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर को जानेंगे। ऐसी ऐसी बातें इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर कौन सा हो जाएगा हमारा? जैव प्रक्रम हो जाएगा बायोलॉजी का। दूसरा आएगा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा? नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अगर इस चैप्टर को देखोगे तो इस ये जो चैप्टर चलेगा आपका बेसिकली आपके माइंड के ऊपर चलेगा। तो मतलब नियंत्रण। अच्छा, आप इमेजिनेशन कीजिए, मैं इस पेन से लिख पा रहा हूँ, तो मैं लिख पा रहा हूँ, दैट्स ओके। तो इसको ये पकड़ने के लिए कंट्रोल कौन कर रहा है मेरे हाथ को? कोई तो कंट्रोल करने वाला चीज इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि पकड़ रहा हूँ तो क्या है, कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा है मेरे हाथ को। वो क्या है? हमारा दिमाग। अब दिमाग कैसे कंट्रोल करता है, मस्तिष्क कैसे कंट्रोल करता है हर एक चीज को, हर एक मोमेंट को, तरीके को, वो इस चैप्टर में जानूंगा। नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देखने का काम हमारी आंखें नहीं करती है। आंखें तो माध्यम है, देखता तो दिमाग है। ठीक है, अच्छा जी, चलो, नियंत्रण एवं समन्वय में जानेंगे। अच्छा, एक बात और, कभी कभी आपने ड्रंकर को देखा हो, ड्रंकर मतलब शराबी को। जब वो शराब पी लेता है तो वो कुछ लड़खड़ा के चलने लगता है। लड़खड़ा के मतलब कभी गिरेगा, उठेगा, मतलब ठीक से नहीं चल पाता है। तो सर, इसमें क्या हुआ है? ठीक है, उसने शराब पी तो उसके दिमाग का एक हिस्सा प्रभावित हुआ। अब कौन सा हुआ वो बायोलॉजी में जानेंगे हम। ठीक है, कौन सा हिस्सा उसके दिमाग का प्रभावित हुआ है,
लेकिन इतना तो है उस शराब ने उसके दिमाग के किसी हिस्से को प्रभावित किया है, जिसके कारण वो लंगड़ा के चला है, लड़खड़ा के चल रहा है, वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। ठीक है? तो क्या हुआ, दिमाग का एक हिस्सा ठीक से काम ना करने के बाद वो लड़खड़ा, यानी चलने पर क्या है, शरीर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ठीक प्रकार से, तो वो क्या पढ़ोगे, नियंत्रण एवं समन्वय में। सीधी सी बात अगर बेटा मैं बोलूं, तो इसके अंदर दिमाग जितने भी फंक्शन करता है वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। ठीक है? दिमाग के कितने भाग होते हैं, दिमाग का कौन सा भाग क्या काम करता है, ठीक है, वो सब इसी के अंदर हम जानेंगे। ठीक है? चलिए, अच्छा जी। फिर आपका अगला चैप्टर आएगा, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है भाई साहब, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन मतलब ऐसा कह दो कि अपने जैसे जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, तो हम जनन कह सकते हैं। ठीक है? जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, भेड़ बकरियां गाय भैंस, ये भी अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। अब ये जनन करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, एक बेबी का फॉर्मेशन हुआ, एक बच्चे का फॉर्मेशन हुआ, एक बच्चे का निर्माण हुआ, तो कैसे होता है वो इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए आपको इंसान का पता हुआ, गाय घोड़े भैंस बकरी का पता हुआ, साथ ही साथ इसमें देखो प्लांटों के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हम करेंगे। ठीक है? फिर पढ़ोगे आप अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, सर अनुवांशिकता मतलब, देखिए आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे, अगर उनके मम्मी पापा लंबे हैं तो उनका अगर कोई बेबी होता है, ठीक है, उनसे अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो जनरली वो लंबा देखने को मिलता है। हाँ सर, ये बात तो है। अगर माता पिता छोटे हैं, हाइट कम है, तो उनसे जो बेबी बनेगा, ठीक है, उनका जो बच्चा होगा, वो हाइट में थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है? ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा, कुछ माँ बाप की आंखों को आपने देखा होगा, मान लीजिए आंखें थोड़ी अलग प्रकार की हैं, तो उनका जो बेबी होगा, उनका जो बच्चा होगा, उसकी भी आंखें कुछ अलग ही प्रकार की होंगी, यानी अपने माता पिता से मिलती जुलती होंगी। और समझिए, जैसे कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उसका रूप रंग कुछ हद तक अपने माता पिता से मिलता है। हाँ सर, ये भी है। तो ये जो गुण है माता पिता जैसे दिखने के, इन्हीं को अनुवांशिक गुण बोलते हैं। यानी ऐसे गुण जो माता पिता से बच्चे को प्राप्त होते हैं, उन गुणों को बोलते हैं अनुवांशिक गुण। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माता पिता लंबे, तो बच्चा क्या होगा, लंबा होगा। तो माता पिता से लंबाई का गुण मिला है, ये जो गुण है इसे बोलते हैं अनुवांशिक गुण। ठीक है? और जिसके अंदर, जिसमें स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगी, आपकी अनुवांशिकता कहलाएगी। ठीक है? चलिए, तो आपकी बायोलॉजी के ये मुख्यतः 4 चैप्टर हो गए। फिर आप पढ़ोगे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, ये मेनली आपको 4 चैप्टर, मुख्य ये 4 चैप्टर हैं आपके, कि जिनको आपको अच्छे से कमांड करनी है। ठीक है? चलिए, फिर आपका चैप्टर आएगा फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर के अंदर प्रकाश की कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश कैसा कैसा व्यवहार दिखाता है, ये चीज समझेंगे, लेंस समझेंगे और दर्पणों के बारे में समझेंगे। मतलब देखो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ठीक है? देखिए, आपकी जो मोटर बाइक होती है, उसमें एक मिरर लगा रहता है। ठीक है? उसमें जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण है। या कोई ट्रक वगैरह का मिरर देखोगे जो साइड में लगा होता है, जिसको आप साइड मिरर बोलते हो। ठीक है? उसके अंदर जो दर्पण लगा हुआ है, वो उत्तल दर्पण है। अब सवाल आता है कि सर उसमें उत्तल दर्पण क्यों लगाया? ठीक है? क्योंकि पीछे का व्यू देखना है। ठीक है? मैं बताऊंगा कि उत्तल दर्पण ही क्यों, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने विचार किया कि हम दर्पण के सामने खड़े हुए, ठीक है, दर्पण के सामने खड़े हुए, तो दर्पण में हमारी छवि बनती है, जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वो उसमें छवि वो बन क्यों रही है, वो जानेंगे। जैसे अगर मैं दीवार के सामने खड़ा हो जाऊं, तो दीवार में क्यों मेरी छवि नहीं बनी है, ऐसा क्या दर्पण के अंदर हो रहा है जो वो मेरी छवि बना रहा है। तो इसी चैप्टर के बारे में जानो, इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है? अच्छा, और बताता हूँ, जैसे हीरा आपका क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है, हीरा हीरा। ठीक है? तो हीरा इतना चमकीला क्यों दिखाई देता है, इसी इसी में जानोगे। ठीक है? इसी चैप्टर के अंदर जानोगे। और बताता हूँ, एक मरीचिका कंसेप्ट और होता है सर, मरीचिका। मरीचिका आता है भ्रम। ठीक है? अब मान लीजिए कि कुछ दूरी पर आपको, मान लीजिए ऐसे समझिए कि कोई गर्म स्थान है, कोई गर्म जगह है। गर्म मतलब ऐसा नहीं कि तवे पे जाके बैठ जाओ।
ठीक है? जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, धूप वगैरह ज़्यादा हो, जैसे रेगिस्तान, ठीक है भाई? अगर रेगिस्तान में आप विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आपको कुछ दूरी पर एक जलाशय दिखेगा। तो जलाशय मतलब पानी का तालाब दिखेगा। लेकिन जब आप वास्तविकता में उसके पास जाकर के देखोगे, तो ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हो। ये जो भ्रम हुआ है, उसको मरीचिका बोलेंगे। वो यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? सर भ्रम भी होता है? हाँ, होता है। जानोगे आप। ठीक है? अच्छा। और बता दूं, आप लोग देखिए सुबह और शाम के समय पे जब सूरज को देखते हो तो सूरज आपका लाल दिखता है। क्या आप लोगों ने कभी परिकल्पना की? क्या आप कभी आपने सोचा कि सूरज सुबह और शाम के टाइम पे लाल क्यों दिख रहा है? इसी चैप्टर में जानेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी आप एक काम कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके अपनी नजरों को चारों ओर घुमाइए फटाफट। और ध्यान से देखना आपको कौन से कलर पे सबसे ज्यादा आपकी निगाह जाती है सबसे पहले। चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो निगाह गई होगी वो सबसे पहले लाल कलर की ओर गई होगी, रेड कलर की ओर। ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ, वो भी सब यही जानेंगे। ठीक है भाई? चलिए, फिर जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा फिर आप पढ़ोगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। ठीक है भाई साहब, कौन सा पढ़ोगे? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सर इसमें क्या पढ़ेंगे? आपकी जो आई है, ये आंख है, इसको बाहर निकाल के पढ़ेंगे। आपके नहीं निकालेंगे, नहीं समझेंगे बस। ठीक है? इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ये सोचेंगे कि ये हमें दिखाने में मदद कैसे कर सकती है। ये जो आंख है, आंख हमें दिखाने में मदद कैसे करती है, इस बारे में जानेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और जाना होगा कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पास की वस्तु नहीं दिखती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूर की वस्तु नहीं दिखती है, कुछ लोग तो सर ऐसे होते हैं ना उन्हें पास की दिख रही है ना दूर की दिख रही है। सर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको कलर में डिफरेंस नहीं पहचान पाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब इसी के अंदर जानेंगे। ठीक है? जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुकता दोष, इसके अंदर जाने। और फिर आप जानोगे कि चश्मा लगाने से वो आंख कैसे ठीक हो जाती है। आपने एक सिंपल चश्मा लगाया जो आपकी आंख के अनुसार फिट हो रहा था, और उसको लगाते आपको हर एक चीज क्लियर दिखने लगी। ऐसा कैसे हुआ, इसी चैप्टर में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा में सर क्या पढ़ेंगे? जैसे आप लोगों ने आसमान में देखा होगा इंद्रधनुष बनता है। आसमान में क्या बनता है? इंद्रधनुष। इस चीज को हम आपको क्लास में बना के दिखाएंगे, जमीन पर बना के दिखाएंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनाया जाता है। अच्छा, जमीन पे सर इंद्रधनुष को लाएंगे? अरे हाँ भाई, जो आसमान में 7 रंगों का पैटर्न आपको दिखता है जिसको आप इंद्रधनुष बोलते हो, उसको हम अपनी क्लास में बना के दिखाएंगे। वो कैसे बनाया जाता है तो यहाँ जानेंगे। ठीक है? चलिए, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर आपका आएगा विद्युत धारा। ठीक है? अगला चैप्टर कौन सा आ जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक है? इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे सर? हम करंट के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ऐसे अवयव जो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं उन्हें प्रतिरोध। सर कोई ऐसा बंदा भी है जो धारा को रोकेगा? हाँ। ठीक है, वो इसी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है जी? फिर आप पढ़ोगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। अगला चैप्टर आपका आएगा विद्युत धारा के, विद्युत धारा के, धारा के चुंबकीय, चुंबकीय प्रवाह। सर इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे भाई साहब, जब आप किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है? उसके चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब सर अगर हम मान लीजिए कोई चालक है उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या वो चुंबक बन जाए? हाँ बेटा, यही तो बोला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। आपको मैं करंट के द्वारा चुंबक बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। इसी के अंदर आप लोग जानोगे कि जो मोटर होती है वो कैसे करंट, देखिए हमने क्या किया, मोटर को करंट दिया और करंट के दौरान देने के दौरान वो क्या करने लग जाती है? रोटेट करने लग जाती है। अच्छा सर, हम खुद को करंट लगाए तो क्या हम भी रोटेट करें? अरे बेटा मत करना ऐसा, नहीं होंगे। वो मोटर का एक प्रिंसिपल है, वो समझेंगे। ठीक है? तो मोटर में जब करंट लगाते हैं तो वो गोल गोल घूम रही है, क्यों घूम रही है, इस चीज को जानेंगे। ठीक है? चलिए भाई साहब, यानी मोटर बनाना सीखें। और साथ ही साथ आपको और बता दूं, आपको जनरेटर बनाना भी इसी चैप्टर में सिखाएं। ठीक है? तो आपके कितने चैप्टर हो गए? कुल मिला के 8 चैप्टर हो चुके। बायोलॉजी के 4, फिजिक्स के 4। अब देखते हैं केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है? सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री में रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो वैसा
इस चैप्टर में क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, इस चीज को हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की है, कौन कौन सी है, ठीक है, इस चीज को हम जानेंगे। फिर आप लोग जानोगे, अगला चैप्टर आएगा अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इस चीज को हम इस चैप्टर में जानेंगे। और साथ ही साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी समझेंगे। ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर आपका आएगा धातु अधातु। धातु और अधातु, अधातु, ठीक है, धातु और अधातु चैप्टर। ठीक है, एक अंतिम चैप्टर होगा आपका कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, यौगिक, ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है भाई साहब, तो ये कुछ आपके चैप्टर हैं फिजिक्स के। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, एक चैप्टर और है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण। कुल मिला के आपकी बुक के अंदर 13 चैप्टर है। ठीक है जी, कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है, जिनको आपको इन डिटेल पढ़ना है। एक एक करके सारे चैप्टरों का ऑपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल नोट्स आपको यहीं से बनाने बोर्ड से। ठीक है, चलिए आप एक काम कीजिए, ये जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और आपकी कॉपी के अंदर ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रारंभ करते हैं, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले इस पार्ट को खत्म करेंगे, देन इसको करेंगे और देन इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं, इस वाले, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, हेडिंग लगा लेंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है भाई। तो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया को तो हम बाद में समझेंगे, ठीक है, जहां से इस चैप्टर का प्रारंभ होगा उस मूल कण को समझेंगे, उस सबसे छोटी इकाई को समझेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पदार्थ, पदार्थ, ठीक है? सर ये तो हमने नाइन्थ में पढ़ा था। हाँ बेटा बिल्कुल आपने नाइन्थ में पढ़ा है, कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने बेचारों ने नाइन्थ पढ़ी ही नहीं होगी ठीक से, ठीक है, तो उनका भी तो ध्यान रखना है, ठीक, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पदार्थ समझना है, पदार्थ क्या है। आप छोटी सी बात याद रखना, ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो बेटा, क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो कुछ ना कुछ जगह घेरे, मतलब उसमें आयतन हो, उसको बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और जो कुछ ना कुछ जगह घेरे, उसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, पदार्थ। चलिए सर इतनी बात तो समझ में। अभी आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी को उठा के देखिए, उसमें देख करके बताइए क्या वजन है। हाँ सर वजन है, मतलब पदार्थ है वो। अच्छा पेन उठा के देखिए, क्या उसमें वजन है, सर इसमें भी वजन है, क्या पदार्थ है, हाँ सर बिल्कुल है। खुद को उठा के देखिए, सर खुद को कैसे उठा, अरे हाँ ठीक है, खुद का कुछ ना कुछ वजन है, तो आप भी क्या हो, पदार्थ। मैं कौन हूँ, पदार्थ। यानी अगर हम अपनी नजरों को चारों ओर घुमाएं तो हर एक वस्तु वस्तु हमें क्या दिख रही है, पदार्थ दिख रही है। हाँ सर तो बेटा ये जो पदार्थ है इसी में परिवर्तन होना है। ठीक है, अब बेटा समझना, इस पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये जो पदार्थ है इसमें दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक देखने को मिलेगा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दो प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसी को आगे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे बाद में। ठीक है सर, दो बात तो समझ में आ गई। जो पदार्थ है, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, एक है आपका भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। तो सर भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक एक करके जानेंगे। बस अभी इस बात पे ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आ जाइए स्लाइड पे, देखिए भाई, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक है आपका भौतिक परिवर्तन
और एक है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है बेटा। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, रूप रंग बदल जाएंगे। सीधा सा बोलूं, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे 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 सर, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा मतलब, देखिए आपने पानी लिया, ठीक है, पानी कैसी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है सर, द्रव अवस्था में। पानी का फॉर्मूला क्या होता है सर, H2O। आपने पानी को जमा करके बर्फ बना दिया। क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है H2O, है तो पानी, लेकिन कैसा पानी, अब ये ठोस है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर भी H2O था, यहाँ भी H2O था, यहाँ भी पानी था, यहाँ भी पानी था, क्या कुछ नया बना है? नहीं बना। H2 यहाँ था, H2 यहाँ है, बस देखने को क्या मिला, यहाँ द्रव था तो यहाँ ठोस हो गया। ऐसे परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। अच्छा एक और समझिए, एक बात और समझिए, अगर मैं बर्फ को पिघलाऊं तो क्या वो पानी बन जाएगी? हाँ सर बिल्कुल। अगर पानी को मैं क्या करूं, वापस से फ्रीज करूं, जमाऊं, तो क्या ठोस बन जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। यानी एक दूसरे में ये बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। चलिए देखो, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रूप, या तो रूप बदलेगा सर, रूप मतलब अरे जैसा वो दिख रहा है बेटा, रंग, कलर, अवस्था या आकार जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। इस बात पे ध्यान देना, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। आप सिंपल लिख सकते हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो, उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे बेटा पानी का जमना, अभी आपको कागज को फाड़ना, कागज को आप फाड़ दोगे कोई नया पदार्थ बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। शक्कर का पानी में घुलना, चीनी को आप पानी में घुलो तो वो क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कोई नया पदार्थ बनेगा। क्या होगा, कोई नया पदार्थ। जैसे आपने दूध लिया, दूध से दही बनाई, तो दूध अलग चीज है और दही अलग चीज है, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, तो फल खट्टे होते हैं, मतलब कोई भी फल होता है, फल क्या कच्चा है और कच्चे से वो क्या हो गया, पक्का हो गया, पका हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पका हो गया। उस रेशम ना तो आप लौटा सकते, तो यानी एक नया पदार्थ बन रहा है, उसे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जिनको वापस ना दोहराया जा सके, उन्हें भी रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, ऐसा पदार्थ जिसमें एक पदार्थ रासायनिक रूप से बदलकर नया पदार्थ बनाता है, जिसके मूल गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाएगी, ठीक है, तो वो क्या है, खराब हो रहा है, ठीक है। दूध का खट्टा होना, ठीक है। कागज का जलना, कागज जला दिया आपने तो राख बन गया, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बना है, ठीक है। दूध से दही का निर्माण, पाचन की क्रिया, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट देखो। हाँ भाई साहब, अब इन दोनों में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ भाई साहब। अच्छा, भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब वापस से रिपीट हो सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा, बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ, यानी एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं उत्क्रमणिता। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणिता। तो भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। वहीं रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्राय, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि होते ही होते हैं, ठीक है। जनरली देखा जाता है रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दूध से दही बने, क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं। कागज आपने जला दिया, क्या जले हुए कागज को वापस कागज बना सकते हो? जो राख में लिया, क्या उससे वापस से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। भोजन पच गया, ठीक है, पेट में भोजन जाके पच गया, क्या आप उसको वापस से भोजन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये क्या, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। चलिए, भौतिक परिवर्तन है प्राय अत्यधिक अल्प मात्रा में, क्या होगा, अल्प मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है या निकलती है। क्या होगा, कम मात्रा में या तो ऊष्मा निकलेगी या अवशोषित होगी। वहीं रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है या निकलती है। यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। चलो, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। तो मतलब मान लीजिए आपने 1 किलो, ठीक है, 1 किलो पानी, देखो मैं किलो के हिसाब से ले रहा हूँ, 1 किलो पानी लिया और आपने उसको बर्फ बना दिया, तो कितनी बर्फ मिलेगी, 1 किलो ही मिलेगी। यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है। तो द्रव्यमान बदल जाता है, हाँ। जैसे लोहे पर जंग लगती है तो बेटा लोहे का द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत घटती जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसका द्रव्यमान बदल जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए। अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया। देखिए अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ मैं आपको बता रहा था, ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसी को मैं आगे क्या बोलूंगा, रासायनिक अभिक्रिया बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलूंगा। तो चलिए भाई अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सीधी सी बात है बेटा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन, या मैं कह सकूं कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों के बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखिए, किसी पदार्थ का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का जलना, कोयला जल जाएगा तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल गया। भोजन का शरीर में पचना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। फलों का पकना, ठीक है, दूध का दही में बदलना, तो दूध क्या एक अलग पदार्थ है और दही क्या है आपका एक अलग पदार्थ है। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए समझिए। जैसे आपने दूध लिया, दूध से क्या हो गया, दही का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, दही का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोई और पदार्थ था लेकिन यहाँ बन गया दूसरा, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए लकड़ी, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन की अभी आप लोग टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, बस समझिए कंसेप्ट को और कुछ नहीं, ये कैसे याद करानी है वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक पदार्थ लिया लेकिन बना कुछ अलग पदार्थ। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब, H2O का फॉर्मेशन हो जाए। अब यही देखो, हाइड्रोजन जो क्या है, हाइड्रोजन गैस है और ये ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ज्वलनशील मतलब बहुत तीव्रता से आग पकड़ती है, और वही ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। ठीक है, ये जलने में सहायक है, ये जलाने में सहायक है। तो दोनों मिलकर के क्या बनना चाहिए, विस्फोट होना चाहिए, बट रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं, जल बना। तो ये भी क्या आपके रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर क्या था, एक अलग पदार्थ था लेकिन इससे कुछ और बन गया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है भाई, चलिए अब सवाल आता है कि सर ये तो ठीक है कि रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गई, सर हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आपको मुख्यतः 4 फैक्टरों पर ध्यान दोगे। ठीक है, उनमें से कुछ भी दिखे तो आप समझने का प्रयास करना कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके सर, या तो हो जाए बेटा अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन, जैसे कपूर क्या होता है, ठोस होता है लेकिन जब आप जलाते हो तो वो किस में बदल लेता है, गैस में। तो वो क्या कहलाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि कपूर जलाया है और ठोस से सीधा गैस में। क्या आपको देखने को मिल जाए, रंग में परिवर्तन। अतः रंग में परिवर्तन हो रहा हो, जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगती है तो कैसा हो जाता है, वो लाल लाल सा हो जाता है। ठीक है, लाल भूरा हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। गैस का निष्कासन हो, या तो क्या हो, गैस निकले। अब गैस निकलती है, जैसे इनो को पानी में डालते हो तो उसमें से क्या होती है, गैस निकलती है। तो वहां पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ, आप खाने वाला सोडा लीजिए और उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ दीजिए, तो वहां पे भी गैस निकलती है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। या फिर आपको तापमान में परिवर्तन देखने को मिल जाए। ठीक है सर, तापमान में परिवर्तन जैसे चूना आप लोगों ने देखा होगा, चूने को हाथ में लेना और थोड़ा सा पानी डालना और देखना कि आपको अपनी हथेली थोड़ी थोड़ी गर्म महसूस होने लगे, यानी वहां पर तापमान में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ये क्या हो जाएगी, वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो। तो 4 बातों को देखना है आपको, कुछ ना कुछ तो दिख जाए, या तो अवस्था में परिवर्तन, या रंग में परिवर्तन, या गैस से निकलेगी, या क्या होगा, तापमान में परिवर्तन। इनमें से कुछ भी परिवर्तन दिखता है तो आप समझने का प्रयास करना कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अब आती है रासायनिक समीकरण। देखो भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया तो समझ ली, ठीक है, समझना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। दूध से दही का निर्माण, ठीक है, मैं आपकी किचन के अंदर ही केमिस्ट्री को खत्म करूंगा। दूध से दही बनी, तो ये क्या थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी। क्या थी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना,
लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरीके से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिखना चाह रहे, ये तो क्या बच्चों का तरीका दूर से दे। अब इनको हम कुछ सिंबल्स के द्वारा दर्शाएंगे। इसके द्वारा दर्शाएंगे, कुछ सिंबल्स के द्वारा, कुछ प्रतीकों के द्वारा दर्शाएंगे। तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन, किसकी उपस्थिति में जल रहा है, ऑक्सीजन, क्या फॉर्मेशन होगा, CO2। तो आप ध्यान से देखो, इस बात को कुछ चिन्हों, प्रतीकों, सूत्रों के द्वारा दर्शा दिया। इसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों, सूत्रों द्वारा दर्शाने पर जो मिलता है उसे क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये क्या हमारा रासायनिक समीकरण। ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। चलिए समझ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों, ठीक है, तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों तथा संकेतों द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त समीकरण को क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं, C, ऑक्सीजन को O2 और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, CO2। तो ये जो देख रहे हो आप, इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो भाई चलिए, और जो ऊपर वाली दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। ये क्या है, शब्द समीकरण। और ये क्या हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है, चले, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों, सूत्रों तथा रासायनिक संकेतों द्वारा दर्शाने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाती है, कि रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे समझ, अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ भागों के बारे में। अच्छा, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के अलग अलग भाग हैं। सर अलग अलग भाग मतलब, अरे जैसे ये हाथ है, ठीक है, नाक है, मुंह, गर्दन है, ये गर्दन है हमारी, आंख है, कान है। ऐसे एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कुछ भाग होते हैं। सर उसके भी अंग होते हैं, हाँ समझिए। जैसे आपने देखो, मैं एक ही एग्जाम्पल पे आपको घुमाऊंगा जब तक आपको रिएक्शन याद नहीं करा दूंगा। दूध से क्या बनाया आपने, दही का निर्माण किया। तो आप इसमें देखिए, आपको दो भाग जनरली आपको देखने को मिले। सर एक तो इधर का भाग है, LHS लेफ्ट हैंड साइड का, और एक है भाई साहब RHS साइड का, राइट हैंड साइड। ठीक है, अरे भाई मैं सामने से देखूं यहाँ से, तो ये कौन सा बायां, ये कौन सा दायां। ठीक है, तो सुनो भाई, इधर का जो है इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इधर जो देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं जी उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, क्या होते हैं, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ जो लिया गया है, प्रारंभ में लिया गया, उसको बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो बना है उसे बोलते हैं उत्पाद। और तीर की दिशा सदैव उत्पाद की ओर ही रखी जाती है। चलिए समझिए, देखिए, तो अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। इन्हें समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है। और समझिए, जैसे मान लीजिए भाई, मैंने ए और बी मिलकर के कोई सी पदार्थ बनाया, तो ये जो पदार्थ आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलूंगा, मैं अभिकारक बोलूंगा। इन्हें क्या बोलूंगा, अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकर्मक। और ये जो दिख रहा है आपको, इसे बोलेंगे भाई साहब उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक है, और समझिए, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों चारों ने मिलकर ई और एफ बनाया, तो इन्हें क्या बोलूंगा, इन्हें बोलूंगा अभिकारक। ये क्या कहलाएंगे आपके, अभिकारक। ये क्या कहलाएंगे आपके, उत्पाद। ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद। एक और एग्जांपल समझिए, ए से बी प्लस सी बन गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, उत्पाद। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं अभिकारक और उत्पाद में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई, अभिकारक क्या है, क्लियर हो गया। उत्पाद, ये पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम उत्पाद बोलते हैं। इन्हें समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है, समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट और है उत्प्रेरक, उसको समझते हैं। उत्प्रेरक को दूसरे प्रकार से समझते हैं। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए आप किसी शादी में गए और शादी में जाने के दौरान, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं और कचर पचर कुछ भी खाए जा रहे हैं। ठीक है, दे दनादन खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, आपका क्या हाल, डेफिनेटली आपका पेट खराब होने वाला है। यानी आपकी पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। ये आपके पाचन की क्रिया क्या क्या पड़ जाएगी, धीमी। अब आप बताइए, आपके पाचन की क्रिया अगर धीमी पड़ गई है
तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, कोई ना कोई मेडिसिन लोगे। यानी आप चाहोगे कि मेरे पाचन की क्रिया तेज हो जाए, ये जो मैंने खाया है वो जल्दी से जल्दी पच जाए। हाँ, एक बात समझ आ रही है सर, हमें मतलब खाने को जल्दी से पचाने के लिए कुछ औषधि लेनी पड़ेगी। इस बात को थोड़ा साइड में रखो, लेकिन भूलना मत, याद रखना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे लड़के जो बेचारे कुकिंग में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। लड़कियां तो इस बात को समझ जाएंगी। अच्छा बेटा, आपसे मेरा एक सवाल है, जब आप दाल को पकाते हो तो आप दाल को पकाने के लिए क्या करते हो? दाल वैसे जल्दी नहीं पकती, आप लोगों को पता होगा। तो दाल को जल्दी से पकाने के लिए आप उसमें खाने वाला सोडा डालते हो, ताकि दाल जल्दी से गल जाए। हाँ सर, एक बात समझ में आ रही है? दाल को जल्दी से गलाने के लिए हमने क्या किया? खाने वाला सोडा डाला। इस बात को भी साइड में रखिए अभी के लिए। हुँ, ये बात तो है। अच्छा, अब आप थोड़ा-सा सिनेरियो को बदल दो, ठीक है? अभी गर्मियों का समय, भोजन बहुत जल्दी खराब होता है खाना। क्या आप चाहोगे कि खाना जल्दी से खराब हो? डेफिनिटली नो। तो आप उस खाने को खराब होने से बचाने के लिए क्या करोगे? सर, या तो उसको ढक के रखेंगे अच्छे से, या फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। सर, इससे क्या होगा? सर, खाना देरी से खराब होगा। हाँ, आप लोगों को कुछ एक बात समझ में आ रही है? कहीं तो आप चाह रहे हो कि काम जल्दी-जल्दी हो जाए, कहीं चाह रहे हो कि काम बहुत धीरे-धीरे हो, जैसे खाना जल्दी-जल्दी खराब ना हो, टाइम लगे, ठीक है? और वहीं आपने देखा कि पाचन की क्रिया तो आपको फ़ास्ट चाहिए। तो आपने देखा कि ये क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पाचन क्रिया को तेज कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो भोजन के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही है? धीमा कर रही हैं। एक बात तो समझ आ रही है, कहीं पे हमें तेज चाहिए, कहीं पे कम चाहिए। तो ये कम और ज्यादा करने वाला है, ऐसे अभिक्रिया के अंदर भी होता है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हमें जल्दी से कराना होता है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि उनमें होने में टाइम लगे, और जो कम या ज्यादा यानी स्पीड को कंट्रोल करता है, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया गति को कम कर दे या ज्यादा कर दे, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। आ जाइए समझिए, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया गति को परिवर्तित कर दे, या तो क्या करेगा बेटा, कम कर देगा, या क्या कर देगा, तेज कर देगा, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रिया को कराने में मदद करेगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दूध को जब जो दूधिया होते हैं, ठीक है, वो दूध को क्या करते हैं, अगर दूध बचता है, दूध को खराब होने से बचाना, ठीक है, शाम को दूध बचा तो वो उसके अंदर सोडा डाल देते हैं। तो सोडा से क्या होता है? वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। उसका पीएच मान क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण दूध खराब नहीं होता है। जब मैं आपको अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ाऊंगा, तब इस कंसेप्ट को और क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई साहब, उत्प्रेरक क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब अगला टॉपिक समझिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। आता है, एक रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, क्या नियम कानून कायदे हैं उस चीज को लिखने के लिए। ठीक है, आपको एक केमिकल रिएक्शन को लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है, उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या नियम कानून कायदे हैं। ठीक है भाई साहब, समझिए। देखिए, जब भी आप अभिकारक लोगे तो अभिकारक को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखोगे? बाईं ओर, इस ओर लिखोगे। जबकि उत्पाद को क्या लिखोगे? दाईं ओर। ठीक है, रासायनिक समीकरण उत्पाद को सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर बनाया जाता है, और इस तीर की दिशा सदैव उत्पाद की ओर होती है। देखो भैया, इधर क्या लिखोगे आप? अभिकारक, और इधर क्या लिखोगे? उत्पाद। उत्पाद, और दोनों के मध्य क्या होती है? तीर का निशान। और तीर की जो दिशा होती है वो कहां होती है? उत्पाद की ओर रखनी है। पहला नियम, तीन नियम तो ये थे। ठीक है, देखिए भाई साहब, पढ़ लो। रासायनिक समय अभिकारक को सदैव बाईं ओर, हाँ भाई साहब लिखा है। रासायनिक समय उत्पाद को सदैव दाईं ओर लिखा है। अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर, हाँ बनाया है, और इस तीर की दिशा सदैव उत्पाद की ओर रखी जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगला सुन। रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर या नीचे उत्प्रेरक दाब ताप आदि को लिखा जाता है। समझिए बेटा, देखिए समझिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर या कोई उत्प्रेरक का प्रयोग हुआ है, तो या तो उसको तीर के ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको रिएक्शनों में। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक रिएक्शन मैंने ले रखी है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्या उत्प्रेरक है? ठीक है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, निर्जलीय जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या उत्प्रेरक, तो मैंने तीर के ऊपर या नीचे लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक समीकरण ऊपर या तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, अगर गैसीय अवस्था है तो इस तीर के द्वारा दर्शाओगे, यदि अवक्षेप बना है तो इस तीर के द्वारा से बनाओगे। सर, गैसीय अवस्था, अवक्षेप, ये तो समझ में आया। अवक्षेप क्या है? एक मिनट रुक जाइए।
देखो भाई, जैसे मान लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन ले लो, CO2, ये क्या गैस है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये गैसीय अवस्था में, ठीक है, कैसे गैसीय अवस्था में, तो गैस है, तो इसको कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे, बता देंगे भाई साहब ये गैस है और ये उड़ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है गैस हमारी। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कि यहाँ पे कभी दूध खराब हुआ हो, दूध फट गया हो, ठीक है, दूध फट गया हो और फटे हुए दूध से आप क्या बना लेते हो पनीर। अगर आपने फटे हुए दूध को देखा है, तो जो दूध होता है वो नीचे जाकर के जम जाता है और पानी पानी ऊपर तैरने लगता है। तो सर हमने देखा, मान लीजिए ये हमारा कोई बर्तन था, इसके अंदर दूध था, ठीक है, और वो दूध जो था फटने के बाद नीचे जमने लग गया, नीचे क्या हो गया जमने लगे, ये जो जमाव है इसी को बोलते हैं अवक्षेप, क्या बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें पदार्थ होगा नीचे जाकर के जम जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अवक्षेप बोलेंगे। तो अगर अवक्षेप बना है तो उसको इस तीर के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है, कि भाई साहब अवक्षेप बना है कि नीचे जमा हो जाए, ठीक है। जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस पढ़ाऊंगा, वहां देखना इस चीज को, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे समझिए, अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए, ठीक है, जो अभिकारक है वो ठोस है, द्रव है, गैस है, या आपका उत्पाद है वो ठोस है, द्रव है, गैस है। अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए संक्षिप्त रूप में, अगर आपने ठोस लिया है तो ठोस के लिए लिखोगे उसके बगल में S, ठीक है। अगर द्रव लिया है तो L लिखोगे, अगर गैस है तो G लिखोगे, और जलीय विलयन है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो क्या लिखोगे AQ लिखोगे, ठीक है। चलिए आगे समझिए, अम्लों या घोलों की सांद्रता दर्शाने के लिए सूत्र के दाहिनी ओर कोष्ठक में तनु सांद्र लिख देंगे। समझिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में कोई अम्ल प्रयोग हुआ है, ठीक है, अगर उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, ताकतवर है, तो उसके साथ में क्या लिखते हैं सांद्र। अगर वो कमजोर अम्ल है तो उसके साथ में क्या लिख देते हैं तनु अम्ल लिख देते, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, देखो भाई ये कुछ एलिमेंट हैं जो आप लोगों को 9th क्लास में याद कराए गए होंगे, तो इनको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे और अच्छे से मेमोराइज करोगे। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, हीलियम का सिंबल क्या है He, लिथियम का क्या है Li, बेरिलियम का क्या है Be, बोरोन का क्या है B, ठीक है। देखिए मेरी क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, उन एक एक बच्चे को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं ऐसी ऐसी चीजें डालता रहूंगा क्लास में, हालांकि ये 10th क्लास का सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये वाला 9th का है, ये जो, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो आप लोगों से अनुरोध है प्लीज प्लीज इसको याद कर लें, आगे क्लास तभी समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, जय हिंद।